हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, एमपी टेट वर्ग 2 साइंस विषय वाले बच्चों के लिए आज यूनिट नंबर 3 के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस पीछे हमारे वर्षों में आ चुके हैं और भविष्य के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने की संभावना है। तो आज उसी प्रकार के एमसीक्यूज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं। यूनिट 3 है बच्चे, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के एमसीक्यू हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के अंदर जैसे बच्चे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल्स हो गया, एसिड बेस और साल्ट हो गया, बाइलिंगुअल, इन सभी के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने लिखा बच्चे, बड़े ही सरल शब्दों में। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भी आजकल हम कोई भी एलिमेंट है ना, उसका एक सिंबल लगाते हैं। आजकल हम किसी भी एलिमेंट के लिए बच्चे क्या करते हैं, एक सिंबल का यूज करते हैं। और वो सिंबल या उसका शॉर्ट नेम जो होता है, हम कैसे लिखते हैं, उसके नाम का पहला अक्षर प्रयोग किया जाता है। तो ये किस वैज्ञानिक ने शुरू किया था? जैसे बच्चे, हाइड्रोजन के लिए आपने एच का यूज कर लिया है ना, ऑक्सीजन के लिए आपने ओ का यूज कर लिया, मतलब शॉर्ट में हम लोग ऐसे उसके पहले अक्षर से यूज करते हैं। किसने ये मेथड आपका शुरुआत किया था बच्चे? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखो, किसी भी एलिमेंट का नाम शॉर्ट में लिखने का जो तरीका है ना बच्चे, उसमें सामान्यतः हम तो उसके नाम का पहला अक्षर उठाते हैं और कई बार आवश्यकता पड़े तो दूसरा अक्षर भी उठाते हैं, दूसरा अल्फाबेट भी उठाते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ दूसरा अल्फाबेट मतलब उसके नाम का दूसरा अक्षर नहीं, दूसरा अल्फाबेट हम उसके पूरे नाम में से कोई भी उठा सकते हैं बच्चे। ध्यान रखना, जो आपके लिए मेथड बनाया गया है ना, उस मेथड ने ये कहा था कि दूसरा अल्फाबेट आप कोई भी उठा सकते हो, जरूरी नहीं कि सेकंड ही उठाओ, पहला आपको जरूर लेना पड़ेगा। तो ये शुरुआत किसने की थी? देखो बच्चे, जॉन डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन ने तो एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने जो एलिमेंट्स है ना, एटम्स जो हैं, कोई भी तत्व आपके पास में, उसका सिंबल लिखा था। इसने अलग अलग एलिमेंटों के ऐसे अलग अलग सिंबल लिखे थे। ऐसे लिखा था किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट को सिर्फ ऐसे लिख दिया था, किसी एलिमेंट को इन्होंने ऐसे पूरा भरा हुआ गोला बना करके प्रदर्शित किया था बच्चे, है ना। तो इन्होंने तो शुरुआत जो करी थी वो एलिमेंटों के सिंबल देके की थी, लेकिन ये चलने लायक नहीं था, बहुत शुरुआती दौर में था। ये जो नाम के पहले अक्षर या एक और उसके साथ अल्फाबेट के साथ में जो हम आज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हीलियम को एच और साथ में ई भी लिख देते हैं बच्चे, आयरन को जैसे हम लोग एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये दिया था बच्चे आपका जे बर्जीलियस बर्जीलियस के द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है सर? आपको बोला कि इफेक्ट क्या पड़ेगा किसका, इंक्रीजिंग प्रेशर यानी दाब बढ़ाने का, किसके ऊपर बच्चे? द्रवों के ऊपर, लिक्विड्स के ऊपर, है ना। लिक्विड्स के जो द्रवणांक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे? व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज प्रेशर हैव ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, आपको बोला है। देखो बच्चे, वैसे तो मैं आपको एक बात कहूं कि भाई, जो आपका प्रेशर आपने बढ़ाया, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ पिघल जाती है, वो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या बढ़ेगा? अगर आपने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया, फिर आप किसी चीज़ को गर्म करो, तो वो जल्दी पिघलेगी या लेट पिघलेगी? आपसे यही पूछना चाह रहा है। देखो भाई, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर का क्या असर पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आपके सामने मटेरियल कौन सा है, आपके सामने पदार्थ कौन सा है बच्चे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं ना बच्चे, जो आपके ठोस वस्तुएं होती हैं, उन ठोस वस्तुओं का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अगर आप उनके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर दो। और अगर प्यारे बच्चे बात हो रही है लिक्विड के विषय में, तो लिक्विड के अंदर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो ना, तो बच्चे उसके अंदर ये आपका डिक्रीज हो जाता है सर, घट जाता है। समझ में आई बात? ठीक है सर, यहाँ किसका बोला उसके हिसाब से ऑप्शन देख लो। देखो, अपरिवर्तनीय रहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, किसी द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात तो सही है कि सर किसने कि भी आपका सॉलिड है कि लिक्विड, उस पर डिपेंड करेगा। फिर बोला है कि सर बढ़ता है, इंक्रीज होगा। अच्छा, इंक्रीज वाली बात बोल दी, फिर है कि भाई रिमेन लेस, कम का कम ही रहेगा। तो सही आंसर बच्चे हमारे सामने क्या होगा? देखिए, तो बात किसी की लिक्विड की थी, और लिक्विड में मैंने आपको क्या बोला कि लिक्विड के अंदर तो बच्चे आपका ये क्या होता है सर, लिक्विड के अंदर तो डिक्रीज होता है। तो मेरे भाई ये रिमेन लेस तो अलग बात है, ये तो हो नहीं सकती, बढ़ने वाला भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो इन ऑप्शन में से सही आंसर जो चूज करोगे तुम, ये बी वाला ही होगा कि भाई वो द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपके सामने कैसा मटेरियल है। लिक्विड के अंदर भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, सारे लिक्विड सेम थोड़ी होते हैं। तो लिक्विड भी अलग अलग वैरायटी के होंगे, तो उनके ऊपर भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। नॉर्मल कंडीशन में आपका घटता है, ध्यान रखना।
चलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस पे आ जाओ बच्चे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि मिल्क जो है ना, एक कोलोइडल सिस्टम है जिसके अंदर होता है। क्या होता है? आपने पढ़ा था सर, 3 प्रकार के मिक्सचर आपने पढ़े थे। एक ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन आपने पढ़ा था जिसके सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल थोड़े से बड़े हों तो उसको कोलोइड बोलते हैं। जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, पेंट हो गया। और तीसरा, जिसके पार्टिकल बहुत ही बड़े होते हैं उनको सस्पेंशन या निलंबन हमारे द्वारा कहा जाता है। ये 3 चीज़ आपने पढ़ी हैं। अब बच्चे, कोलोइड जो बनते हैं ना, कोलोइड कोई भी बना हुआ ना, उसमें हमेशा 2 मीडियम होते हैं। एक डिस्पर्जन मीडियम, एक डिस्पर्जन फेज। एक प्रक्षेपित माध्यम और एक प्रक्षेप्य, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ये आप कंसेप्ट में पढ़ चुके हो। तो मिल्क जो बनता है वो क्या है? आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है और डिस्पर्जन फेज कौन सा है। मतलब प्रक्षेपित माध्यम कौन सा और प्रक्षेप्य कौन सा। प्रक्षेपित माध्यम का मतलब जिसके अंदर कुछ घुला हुआ है, और डिस्पर्जन फेज का मतलब जिसको घोला गया है। समझ गए? तो हमारे द्वारा मिल्क को हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चे? मिल्क को हमारे द्वारा माना जाता है कि मिल्क का मतलब है कि पानी के अंदर हमने फैट को मिक्स कर रखा है, वही हमारा दूध होता है। तो पानी के अंदर घुला हुआ है ना, किसको घोला गया? फैट को। दोनों का मिक्सचर मिल्क कहलाता है। तो इसका मतलब बच्चे, अब अपने पास में क्या हो गया सर? यहाँ पर पानी क्या हो गया? पानी आपका हो गया डिस्पर्जन मीडियम, और फैट को घोला तो फैट होगा डिस्पर्जन फेज। यानी आप कह सकते हो कि सर फैट जो है ना वो डिस्पर्ज है किसमें? वाटर के अंदर। और यही हमारा क्या होता है सर? मिल्क एक कोलॉइड है जिसमें 2 चीजें हैं। बस यही कंडीशन बच्चे आपसे पूछी थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो अच्छा आपको बेनिफिट होगा। फिर है बच्चे, किसी लिक्विड के अंदर जो गैस है ना, उसकी सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता यानी घुलने की क्षमता। भाई इसने कहा किसी लिक्विड के अंदर गैस को घोला है हमने, तो उसकी जो घुलने की क्षमता है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो टेम्परेचर बढ़ाने से घुलने की क्षमता बढ़ेगी? ना भाई, नहीं होगा। ताप बढ़ाने से घटती है, ये बिल्कुल सही आंसर है सर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल इधर उधर उछल कूद करने लगेंगे और लिक्विड से बाहर निकल जाएगी गैस। तो उसकी घुलने की क्षमता गैस की क्या हो गई? कम होगी। यही आपका सही आंसर होगा बच्चों। अगला सर अपने पास में, भाई सोडियम का एक तो परमाणु यानी एटम है और एक सोडियम का आयन है। क्या डिफरेंस होता है? सोडियम मतलब ये नॉर्मल, आयन का मतलब सोडियम आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग के अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो इसको सोडियम का आयन कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ने त्याग दिया हो तब होता है बच्चे। तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 10। प्रोटॉन कभी नहीं बदलते, वो आपके सेम ही रहते हैं। ये वो बातें हैं जो कंसेप्टों में आप लोग पढ़ चुके हो। अब आप देखो ऑप्शन में से क्या कह रहा है कि भी रासायनिक दृष्टि से दोनों सेम है। सोडियम का एटम भी और सोडियम का आयन भी। केमिकल दृष्टि से दोनों सेम है। भाई केमिकल दृष्टि से वही चीज सेम हो सकती है जिसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम हो। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है तो केमिकली सेम नहीं हो सकते। दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान है, ये बात सही है। दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो आंसर यही आ जाएगा। आगे तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है सर, अगले पे आ जाओ बच्चे। आपसे बोला है कि भाई जो हमारे पास एलिमेंट है उनके ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम बताओ जो फ्री नहीं रह सकते, लेकिन जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें उनमें भाग जरूर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? भाई आप कहोगे सर, जब भी कभी बात आती है कि हमारे कोई भी मैटर है, कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, कोई वस्तु कोई भी हमारे आसपास की है, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक सबसे छोटा पार्ट हमें प्राप्त होगा। एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमें प्राप्त होगा सर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमें प्राप्त होगा उसको या तो आप एटम बोल सकते हो या मॉलिक्यूल बोल सकते हो। सर डिफरेंस क्या है? एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल को तोड़ो तो एटम बनते हैं। मतलब किसी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, मॉलिक्यूल बनेगा, फिर मॉलिक्यूल को भी तोड़ते जाओ फिर एटम बन जाएगा, सबसे छोटा पार्टिकल। लेकिन एटम क्या होता है? एटम अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा ग्रुप बना के मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। 99% केस में ऐसा ही होता है। कुछ एटम है जो अकेले रह सकते हैं बट 99% ऐसे अकेले नहीं रह सकते, हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बना के रहते हैं। और ये ध्यान रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो ना, केमिस्ट्री में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हो तो ये एटम्स ही भाग लेते हैं। ये एटम्स, ये परमाणु ही भाग लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे आप सपोज करो
AgCl प्लस NaNO3, ये रिएक्शन करवाओगे तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये एटम, ये एटम, ये 3 एटम, यही आपस में रिएक्शन करेंगे, इन्हीं की दोबारा से व्यवस्था होगी। रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है। तो आपको यही कहा गया क्वेश्चन में कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन वो अकेला नहीं रह सकता, उस सबसे छोटे हिस्से को बताओ। तो एटम की परिभाषा यही होती है। तो मेरे भाई आ जाएगा परमाणु। अगर ये बोलता ना कि वो सबसे छोटा पार्टिकल बताओ जो अकेला रह सकता है हमेशा, फिर आंसर मॉलिक्यूल हो जाता बच्चे, फिर दिक्कत नहीं आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सर। क्वेश्चन आपका है कि भाई इनमें से जो एटम्स दे रखे हैं उनमें सेम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, किसकी संख्या समान होती है? भाई आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे आइसोडाइफर, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, छोटी क्लास में ही पढ़ ली थी आपने। तो आपसे पूछा आइसोटोप्स जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में इनमें से किसकी संख्या समान होती है? आपने पढ़ा था सर आइसोटोप कौन होते हैं? सर आइसोटोप तो हमने ये पढ़ा था जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, यही तो होता है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। तो मेरे भाई ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, पहला ही ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, यही सही आंसर आ जाएगा आपका, बाकी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किस में होगी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मार्क कर लियो। मोल कंसेप्ट का जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है ना, सिलेबस में कंसेप्ट भी नहीं लिखता कि तुम्हारे मोल कंसेप्ट आएगा, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है पक्के तौर पे। देखिए जब भी आपको परमाणुओं की संख्या किस में ज्यादा होगी, 180 ग्राम ग्लूकोज में, या 60 ग्राम यूरिया में, या 60 ग्राम फ्रक्टोज में, या 6 ग्राम हाइड्रोजन में, किस में होगी? देखो एटम उस वहां ज्यादा होंगे जहां नंबर ऑफ मोल्स की संख्या ज्यादा होगी बच्चे, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है सर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए तरीका होता है गिवन मास। जैसे पहले ऑप्शन की बात करूं तो गिवन मास कितना दे रखा है, 180 ग्राम, अपॉन में मोलर मास, मोलर मास किसका? ग्लूकोज का, ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसका मोलर मास मतलब कैसे निकालते हो? कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, कितने कार्बन है? 6। एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हैं? 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, कितने हैं? 6। 16 छिकम 96 और 12 ये हो गए 108, और 12 छिके 72, 108 और 72 आपके हो गए बटे 180। 180 मतलब इसका मोलर मास भी 180 आ गया। तो कितने मोल हो गए सर? यहाँ तो सर एक ही मोल हुआ, ठीक है। और कोई भी चीज है एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर फिक्स होता है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23, वही एटम होते हैं। इसमें देखें यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है सर NH2CO NH2, यही होता है ना बच्चे फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से गिवन मास कितना है? 60। मोलर मास, इसका मोलर मास कितना? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 2 ये हो गया बच्चे 14 और 2 16, और 16 यह भी 16 32, और 12 44, और ये 60 हो गया। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स एक ही आए बच्चे। फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज गिवन मास 60, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका भी 180 होगा सर ये तो 1/3 है ना, तो 0.33 के आसपास हो गए। अच्छा ये देखे 6 ग्राम हाइड्रोजन, गिवन मास 6, हाइड्रोजन अगर गैस की बात करो तो हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2, क्योंकि H2 होता है, 2 TH है। सबसे ज्यादा मोल कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे ज्यादा मोल है, तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है सर एटम की संख्या भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया सर अपने पास में आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन जो हमारा एटम है ना बच्चे, उसके द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन खो दिए जाने पर कौन सा पार्टिकल बचता है? देखो भाई हाइड्रोजन का क्या है आप जानते हो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, केवल और केवल प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर चक्कर लगाता है। इसने इलेक्ट्रॉन को खो दिया मतलब चला गया, ये क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच गया। तो इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद हाइड्रोजन को केमिस्ट्री के अंदर हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। यही बात आपसे यहाँ पर ये क्लियर करना चाह रहा था। क्वेश्चन आसान से दिखेंगे बच्चे, लेकिन एग्जाम में जब खुद सोल्व करने बैठोगे ना तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सर। ये बच्चे जो बच्चे एमपी टेट वर्ग 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये प्रीमियम एमसीक्यू बुक है साइंस के क्वेश्चंस की बच्चे,
संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां से ऑर्डर करोगे, तुम्हारे घर पे आ जाएगी, तुम भारत के किसी भी कोने में रहते हो। क्वेश्चंस इतने सिलेक्टेड हैं और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चे, डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल लैंग्वेज में और इतनी गहराई से है कि आप एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे मेरे भाई। तो ये बुक है आप सभी के लिए, ज्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी वर्ग 2 साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो बच्चे, अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बैच है बिल्कुल नॉमिनल 749 में। मेंस की तैयारी करो तो 999, और प्री प्लस मेन की तैयारी करो बच्चे 1249 में आपको बैच है। ये अभी आपको मिल जाएंगे संसारम एप्लीकेशन से ही। जो बच्चा वर्ग 1 का प्री प्लस मेंस और वर्ग 2 प्री प्लस मेन दोनों को मिलाकर के तैयारी करना चाहता है तो बच्चे उसके लिए बैच है, जो 2499 का बैच है पूरा, लेकिन अभी 500 का डिस्काउंट के बाद में 1999 में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे जाकर के। आ जाओ भाई, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई क्लोराइड आयन जो है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या होता है। देखो अभी जब भी बात आए क्लोराइड की, क्लोरीन नहीं है, आप में से हर बच्चा जानता है सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सिखाया था आपको 2 8 7, सर ये होता है क्लोरीन का। लेकिन प्यारे बच्चों जब क्लोराइड बोल लेना तो समझ जाना क्लोराइड का मतलब होता है Cl निगेटिव। Cl निगेटिव, निगेटिव का मतलब है कि भाई जो क्लोरीन ओरिजिनल होता है ना, निगेटिव का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले रखा है, तो मतलब इसके पास 18 होते हैं। क्लोराइड के पास 18 मतलब 2 8 और कितने बच गए 8, ये सही होगा बच्चे 2 8 8, ध्यान रखना। अक्सर बच्चे ए लगा के गलत चिपका देते हैं इसको, ठीक है। आइड शब्द जहां भी लग जाता है ना, आइड शब्द जहां लग जाता है समझ जाओ नेगेटिव चार्ज है। ओनियम शब्द जहां लग जाता है, ओनियम शब्द वहां समझ जाओ पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर ध्यान रखना, केमिस्ट्री का रूल है ये। अगला क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के सामने, इससे बोला गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है ना उसमें कितने हाइड्रोजन, उसमें क्या क्या होता है। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं, इतनी सी बात है। बच्चे देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा सर, 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के। ये तो मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया जो पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इस सेशन के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने वो कलेक्ट किए हैं जो पहले पूछे जा सकते और एनसीईआरटी बेस्ड हैं। क्वेश्चन आपका भविष्य में भी कोई भी आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन दिया बच्चे कि भाई इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं बनाते हैं जब तक उनके लिए जो कक्षक है वो समाप्त ना हो जाए। इसने कहा देखो आपने एटम वाला चैप्टर पढ़ा है बच्चे, बहुत गहराई से मैंने बैच के अंदर आपको पढ़ा था, बहुत सारी क्लासें लगी थी, और वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि भाई जैसे पी जो सब सेल है ना आपकी, इसमें कितनी ऑर्बिटल कितने कक्षक होते हैं। पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, ये आप जानते हो। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं, 3 कक्षक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिया आपने, ये लो सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब सर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि सर पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया ये, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरेंगे जब तक ये आगे वाली जगह खाली पड़ी है, ये वाली खाली है ना सर, तो पहले खाली जगह में भरेंगे। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, यही बात यहां पर लिखी हुई है। और इस बात को कौन सा नियम कहते हैं, इसको हुंड का नियम कहते हैं कि जब तक खाली जगह पड़ी है ना तो 1 में 2 मत भरो, पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये आपका बच्चे हुंड का नियम, जिसने पढ़ा है समझ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, पहले पढ़ के आओ। अगले पे आ जाओ बच्चे, इसने कहा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मेटल के लिए लिखा हुआ, मतलब बोला कि कोई, मैं नाम नहीं कह रहा आपको, मैं किसी मेटल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना, इन चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कोई एक मेटल की है, बताओ कौन सी हो सकती है। लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो भाई ये 2 और 8, बाहरी कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई ये तो आपकी सामान्यतः किसकी होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनर्ट गैसों की होती हैं, अक्रिय गैसों की होती हैं बच्चे। उसके बाद फिर ये लिखे 2 8 7, अब बाहर क्या है, यहां पर बाहर आपका 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहर वाली शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। फिर बच्चे कि यहां पर देखो, अच्छा 4 से ज्यादा हैं और बच्चे 8 होने से एक ही कम है, 8 होने से एक ही कम है, मतलब बाहर इसको 8 पूरे करने होते हैं, सबको ही करने होते हैं, तो ज्यादा कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने वाले मेटल नहीं होते, लेने वाले तो नॉन मेटल होते हैं। यहां पर देखें तो 8 8, तो ये 2, ये
यानी यहाँ पर भी बच्चे क्या है, यहाँ पर भी सर पूरी फिलिंग है, बाहर वाली शेल में 8 है, ये भी नट गैस होंगे। यहाँ देखो 2 8 8 2, लास्ट में आप देखोगे ना बच्चे, तो लास्ट में आपको 4 से कम दिख रहे हैं। जब भी 4 से कम होना, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ये एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ये सोचेगा भाई बहुत कम है, 8 तो पूरे हो नहीं पाएंगे, तो यार मैं किसी को दे देता हूँ। ज्यादातर बच्चे 4 से कम आपको जब मिले, समझ जाना कि वो मेटल की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ये एक लॉजिक आप लगा सकते हो। बाकी डेफिनेटली आप सीखोगे क्वेश्चन पढ़ के। फिर एक क्वेश्चन दिया आपको, मेसोन। मेसोन क्या होता है बच्चे, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के ऊपर चार्ज लगाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो चार्ज किससे बनता है? वो चार्ज जो बना होता है ना, उसको बनाने वाले पार्टिकल को मेसोन कहते हैं बच्चे। यानी चार्ज मतलब मेसोन पार्टिकल है। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज की थी बच्चे युकावा ने। फिर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा है, इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? देखो बच्चे, जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात हो, सबसे शक्तिशाली अम्ल की बात हो, तो ध्यान दीजिए, एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है। जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो ना, तो आप ये देखो कि कौन से एसिड के अंदर वो एलिमेंट ज्यादा है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक तो क्लोरीन है, ये भी लेता है क्योंकि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बच्चे ऑक्सीजन है, ये भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लोरीन तो सब जगह सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्लोरीन से तो डिसाइड हो ही नहीं सकता कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 4 है लेने वाले। जहां लेने वाले ज्यादा होंगे ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब बच्चे सही आंसर क्या है? डी वाला एसिड। इन चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड आपका डी वाला हो जाएगा। ये ऐसी ट्रिक याद रखो बच्चे, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर प्रवाहित करते हैं बच्चे, तो जो सोडा वाटर बन गया उसकी प्रकृति कैसी होगी? भाई CO2 की प्रकृति कैसी होती है? CO2 C मतलब नॉन मेटल, और इसके साथ ऑक्सीजन। मैंने कहा था नॉन मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है बच्चे, तो जो फाइनल चीज बनती है वो कैसी होती है? एसिड होती है। और इसको पानी में डाल दोगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो बच्चे पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करोगे तो एक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। ओके सर। फिर आ जाओ सर, इनमें से कौन सा कंपाउंड अल्कलाइन है? अल्कलाइन का मतलब है सर बेसिक नेचर किसका है? देखो साल्ट तो न्यूट्रल है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यही आ जाएगा बच्चे, इसी का नेचर होता है ऐसा। बाकी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बोला बच्चे लुईस एसिड कौन से होते हैं? भाई आपने लुईस एसिड और लुईस बेस के विषय में पढ़ा है। लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़ा है ना बच्चे। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो आपने ये पढ़ा था कि भाई AlCl3 और Cl निगेटिव की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो AlCl4 बना था। ये मैंने क्लास में आपको बना के दिखाया था पूरा, इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना के बताई थी बच्चे। और मैंने कहा था कि Cl निगेटिव के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास में AlCl3 के पास में 2 की कमी होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दे देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं उसको लुईस एसिड कहते हैं, और जो लेते हैं बच्चे उसको बेस कहते हैं। क्या ऐसा ही है क्या? बताओ एक बार, कंसेप्ट को याद करके मुझे बताओ क्या सर ऐसा ही था? ध्यान से देखिए बच्चे, यहां कंसेप्ट उल्टा था। यहां पर कंसेप्ट उल्टा कैसे था कि भाई कि सर लुईस, देखो नॉर्मली हाइड्रोजन की सेंस में देखें तो जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं वो एसिड, जो हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं वो बेस। लेकिन लुईस एसिड के केस में क्या था? जो लोन पेयर को रिसीव करते हैं, जो रिसीव करता है वो होता है एसिड, और बच्चे जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो होता है बेस। तो यहां पर एसिड कौन हुआ? AlCl3, और यहां पर क्या है? Cl3 आपका ये बेस है। तो इसने बोला कि लुईस एसिड कौन होते हैं? तो लुईस एसिड वे होते हैं बच्चे जो आपके रिसीव करते हैं। रिसीव कौन करेगा? रिसीव वही करेगा बच्चे जिसको लेने की आवश्यकता है। यानी कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है सर? पहले से कौन सा चार्ज होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वाला डोनेट कर रहा है तो बेस है, तो रिसीव कर रहा है तो पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि निगेटिव वाला तो हो ही नहीं सकता बच्चे। अब इसमें 1 और 3 लिखा हुआ है, तो 1 और 3 वैसे भी पॉसिबल नहीं है बच्चे, है ना। तो वो क्या आ जाएगा फिर? आपका बी वाला आ जाएगा।
अगले पे आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कह रहा है, इसने फिर से बोला है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे बच्चे आपको, तो फिर से देखो, ये देखो COH सब में सेम है, तो इसका तो कोई असर पड़ेगा नहीं। अंतर किसका है, यहाँ पर CH3, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। डिफरेंस तो यही है ना, क्लोरीन का है मुख्य तौर पे। तो बच्चे क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, लेने वाला जितने ज्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर ज्यादा है, तो बच्चे सबसे स्ट्रॉन्ग में ये बी वाला ही आंसर आ जाएगा। फिर बोला बच्चे कांच पर लिखने के लिए किस एसिड का यूज होता है। देखो कांच के अंदर होता है सिलिका, और सिलिका को एक ही एसिड पिघला सकता है, वो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। यही पिघला सकता, कांच के अंदर सिलिका है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को डाल दोगे तो कांच के अंदर सिलिका पिघल जाएगा, तो उस पर निशान बन जाएंगे। तो कांच पे लिखने के लिए इसी एसिड का यूज किया जाता है, ध्यान रखना बच्चे। फिर आपसे बोला कि सबसे कठिनाई से कौन सा अम्ल जो है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है जैसे एक बोतल के अंदर एसिड भर दो, उसमें पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, एसिड कम बचेगा, पानी ज्यादा, इसको बोलते हैं डाइल्यूट करना। तो बच्चे डाइल्यूट करना सबसे मुश्किल होता है H2SO4 को। क्यों? क्योंकि H2SO4 और पानी की जो रिएक्शन होती है ना, वो एक्सोथर्मिक होती, बहुत सारी हीट फेंकती है। इवनली अगर तुम ध्यान नहीं दोगे जल सकते हो, इतनी सारी हीट फेंकेगा कि आपके उसके जो है ना उसकी भाप, उसके जो छिड़के होते हैं बच्चे, उसकी स्प्रेइंग जो होती है आपके मुंह पे भी लग सकती है। एकदम से पानी डालते हैं ऐसे उठेंगे उसमें से वो आपके फुहारे, स्प्रे से उठेगी बच्चे, जिसे आप जल भी सकते हो। तो इसलिए सबसे मुश्किल यही होता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। फिर बोल रहा है बच्चे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन में से देखने कहा गया कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। देखो आप सारे बच्चे जानते हो कि सर कहीं भी मेटल के साथ में ऑक्सीजन लिखी हुई हो ना, तो उसका नेचर होता है बेसिक नेचर, उससे जो कंपाउंड बनेगा इनके मिलने से वो बेसिक होगा। और कहीं पे भी नॉन मेटल के साथ में सर अगर ऑक्सीजन लिखी हुई है तो उसका नेचर प्यारे बच्चों क्या होता है, एसिडिक होता है। सर ये दोनों बातें जानते हो, देख लो यहाँ पे ये अमोनिया तो आप जानते हो बेसिक नेचर होता है सर, तो ये तो बेसिक है, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है, क्योंकि जहां पे OH आ गया वो तो डेफिनेटली बेस आपका। यहाँ अम्लीय पूछा है। अब यहाँ पर देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक, तो एसिडिक ही पूछा था, बी वाला आंसर सही आ जाएगा। बाकी तो मेटल का ऑक्साइड है, नहीं होगा। चलिए सर, खाने वाला नमक किससे बनता है। देखो भाई खाने वाला नमक जो NaCl है ना, एक बात को ध्यान रखना आप लोग, ये दो चीजों से बनता है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक HCl। HCl दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड की जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होगी तो एक साल्ट बनेगा, और वो साल्ट कैसा बनता है, वो साल्ट आपका बनता है न्यूट्रल, वो बनता है बच्चे आपका उदासीन, उदासीन साल्ट बनता है। तो आपको भी यही बताना है कि सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम दो एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं, एक चीज स्ट्रॉन्ग होती है, एक चीज आपकी वीक होती है, तो बन तो साल्ट जाता है, लेकिन वो जो साल्ट बनता है ना प्यारे बच्चों, वो जो साल्ट बनता है वो फिर न्यूट्रल नहीं हो पाता है ना। ओके सर। फिर इसके बाद बच्चे क्वेश्चन दिया गया आपको, मूलानुपाती सूत्र, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं बच्चे, आपने भी सुना होगा इसको, मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला का नाम सुना होगा। ये बोला है कि किसी भी कंपाउंड का जो मूलानुपाती सूत्र है ना, वो उसके मॉलिक्यूल के अंदर विद्यमान जो एलिमेंट हैं उनके परमाणुओं के बारे में क्या बताता है। भाई मैं आपको समझा देता हूं बच्चे एक बात भविष्य के लिए। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया C6H12O6, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है पूरा फॉर्मूला है, मतलब ये पूरा बता रहा है कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, वास्तविक संख्या बता रहा है कि इतने इतने हैं। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसी को अगर सिंपल करके लिख दो, मतलब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल के रख दो। जैसे 6 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकलने का मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो C तो 1 बच गया, हाइड्रोजन 2 बच गए, ऑक्सीजन 1। ये सबसे सिंपल फॉर्म हो गई इसकी, जो कॉमन निकला था निकाल दिया। तो अब ये जो लिखा गया आपके द्वारा, ये जो सिंपलेस्ट रेशो लिखी गई है ना, इस सिंपलेस्ट रेशो को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वास्तविक संख्या मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, दो चीज होती है बच्चे। तो ए वाला आंसर आ जाएगा, इसके अंदर सोचने की आवश्यकता नहीं। यहां पर बोला है कि परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताने वाला जो होता है उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं सर अणु फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
चलिए बताइए बच्चे, समझ में आ गई बात? ये थी आप सभी के लिए क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के ही, जो आपके लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस जैसे जैसे आपके सामने आ सकते थे बच्चे, ये सारे मैंने आप सभी को करवा दिए। तो निश्चिंत रहें बच्चे, उम्मीद करता हूँ बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।